हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में, वही हमारे जो 5000 प्लस वाली सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में बच्चों जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। सारे सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिलने वाले हैं, एक ही सीरीज में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब पर। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मा एमसीक्यू ऐप पर। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है ना, और जो है पीडीएफ के कोर्सेज भी हैं। ओके बच्चों, तो अभी देख लो बच्चों, क्वेश्चन आपको पता ही है सभी आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का है ना, जैसे एएमसीआरई और तुम्हारा रेलवे है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बिना देरी स्टार्ट करें। क्वेश्चंस देखो हमारा है 7150 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखिए। कह रहा की एडवांटेज ऑफ सोल्यूशन ओवर सॉलिड डोजेज फॉर्म, है ना। तो जो है जो सोल्यूशन फॉर्म में अगर ड्रग होता है तुम्हारा तो उसका क्या एडवांटेज है। अगर एक तो सॉलिड डोज फॉर्म होता है जैसे टैबलेट है, एक तुम्हारा सोल्यूशन फॉर्म में है ना, तो क्या एडवांटेज होगा सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग होगी तो बताओ। कह रहे दे ऑलवेज हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। देखो सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग जो होगी तो शेल्फ लाइफ लॉन्गर नहीं होती, तो ये तो गलत है। कंप्लीटली मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, ऐसा भी नहीं होता। मोर कॉम्पैक्ट एंड इजियर टू कैरी, ये तो बच्चों सॉलिड वाले होंगे तुम्हारे ना। प्रोवाइड यूनिफॉर्म डोजिंग एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन जो है, एक तो तुम्हारी सॉलिड डोज फॉर्म में एक ऑलरेडी सोल्यूशन बना हुआ है ना, तो जो आपके सोल्यूशन फॉर्म में होगी उसका जो है एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर 4 तुम्हारा, इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्टर होता है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, है ना। कौन जो है गैस्ट्राइटिस कराएगा भाई, तुम्हारे एंसर्स कराएंगे जो कि नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, हाई फाइबर डाइट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन ओनली, है ना, सिर्फ एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से ही होगा। तो भाई हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनसेड्स आप लोगों ने पढ़ा है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन करा देता है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एनसेड्स। जैसे कि तुम्हारी एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सन हो गया, है ना। बहुत ही कॉमन कोज होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस करा देते हैं। क्यों कराते हैं बच्चों, ये मेडिकेशंस जो होती हैं ये क्या करती है, स्टमक की जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसल बैरियर को डिसरप्ट करा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग द लाइनिंग वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम स्टमक के एसिड से वो लाइन डैमेज हो जाती है। हमारी जो म्यूकोसल बैरियर है, स्टमक का जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसल बैरियर है, ओके, दिस डैमेज ऑफन लीड्स टू इरोजन्स व्हिच कैन कॉज ब्लीडिंग। ओके, कह हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन में मिमिक विच हार्मोन्स रिनल इफेक्ट। तो ऑक्सीटोसिन का हाई डोज कौन से तुम्हारे हार्मोन का रिनल इफेक्ट मिमिक करेगा, उसको जैसा काम करेगा ना, मिमिक करना। ओके, ऑक्सीटोसिन बताओ। एंटी डायरेटिक हार्मोन कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन या एंटी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो हमारा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ना बच्चों, इसको मिमिक करता है आपका हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके भाई, ऑक्सीटोसिन कह रहा है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन की जैसे प्राइमरीली फंक्शन टू प्रमोट वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा किडनी से बच्चों, लीडिंग टू कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। कह रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ वीकली एसिड ड्रग इन एक्वस मीडिया कैन बी क्वांटिटेटिवली रिलेटेड टू पीएच बाय विच इक्वेशन। बताओ, तो बताओ कौन से इक्वेशन से है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, वोंट होफ है, नार्न्स्ट है, हैंडरसन हैजलबैग, है ना। तो ये तुम्हारी है हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। है बच्चों तुमने पढ़ रखी है, पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी, ऑर्गेनाइज्ड कौन सी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड कौन सी होती है। ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे पार्ट होता है प्लांट का, तो इनको सेलुलर भी बोलते हो, इनको ए सेलुलर भी बोलते हो, है ना। तो इसमें आपका बार्क, लीफ, स्टेम, रूट, सीड ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे रेजिन्स हो गए तुम्हारे, जूस, एक्सट्रैक्ट, ये सब जो डिराइव प्रोडक्ट होते हैं ना, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। करेक्ट, और अनऑर्गेनाइज्ड बताओ। देखो सना लीफ होती है, सैंडलवुड सिनकोना का बार्क, बताओ। तो भाई ये तीनों तो ऑर्गेनाइज लग रहा है तुम्हें। शिलाजीत जो है ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, लिक्विड डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोन साइज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल इज नोन एज, है ना। देखो लिक्विड डोज फॉर्म है बच्चों, ये बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ क्या है इसमें, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो होती हैं
जिनका साइज दे रखा है तुम्हें 0.5 से 5 माइक्रोन के सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स है बच्चों, लिक्विड है सेमी सॉलिड व्हीकल में। सॉलिड एक फेज सॉलिड दूसरी लिक्विड है। बाईफेजिक के दो ही तो एग्जाम्पल पढ़े तुमने, या तो इमल्शन पढ़ा या सस्पेंशन पढ़ा। इमल्शन में तो दोनों फेज तुम्हारे लिक्विड थे, सस्पेंशन में भाई एक सॉलिड था दूसरा लिक्विड था, है ना। तो भाई बहुत बढ़िया है। तो ये पार्टिकल साइज जो रखा है ना बच्चों 0.5 से 5 माइक्रोन, ये तुम्हारे सस्पेंशन का होता है। इमल्शन में 0.1 से 10 माइक्रोन तक का लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, सिंपल सा हमारा ऑप्शन 4 सस्पेंशन। तुम्हारा सिंपल सी डेफिनेशन एक तरीके से हो गई है सस्पेंशन की, है ना। तो बाईफेजिक लिक्विडोइस फॉर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोन साइज डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। ओके, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ डिटर्जेंट का रोल इन क्लीनिंग प्रोसेस। भाई डिटर्जेंट्स क्लीनिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, बिल्कुल होता है। तो क्या रोल, कैसे क्लीन कर रहा है वो, कह रहा है दे एक्ट ओनली बाय फॉर्मिंग माइसील विदाउट अफेक्टिंग द सर्फेस। कह रहा है सर्फेस को अफेक्ट करे बिना माइसील फॉर्मेशन करेंगे। एक्ट ओनली बाय फॉर्मिंग विच मैकेनिकली लिफ्ट अवे डर्ट, लो कराएंगे सर्फेस टेंशन को, वेट करेंगे सर्फेस को, इमल्सिफाई करेंगे एंड सस्पेंड करेंगे डर्ट पार्टिकल्स को, केमिकली रिएक्ट करेंगे डर्ट टू डिसोल्व इट। तो कैसे काम करते हैं बताओ भाई, ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम कराने का काम करते हैं। लोअर सरफेस टेंशन वेट करेंगे सरफेस को, इमल्सिफाई एंड सस्पेंड करा देंगे डर्ट के जो तुम्हारे पार्टिकल्स है। ओके, इक्वेशन टू कैलकुलेट बफर कैपेसिटी। कैपेसिटी बफर, तुम्हारा जो बफर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो बताओ बफर कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे। भाई ये बीटा लिखा हुआ है डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच, डेल्टा बी बाय डेल्टा पी बी, डेल्टा पी एच बाय डेल्टा बी या डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एच। तो ये होता है ऑप्शन 1 वाला बच्चों हमारा बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का इक्वेशन है डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच। तो भाई क्या है ये तुम्हारा, कह रहा इक्वेशन जो होती है इसके लिए इसको डिनोट करते हैं जो बी है बफर कैपेसिटी इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड। तो डेल्टा बी क्या है, अमाउंट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू द रिजल्टिंग चेंज इन पीएच, है ना। भाई तुमने जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो ऐड कर रहे हो कितना उसमें चेंज कर रहे हो उनके अमाउंट में, उसको तुमने कंपेयर कर दिया किससे, चेंज इन द पीएच डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा बी जो है बाय डेल्टा पीएच ये हमारा हो गया क्या, बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का इक्वेशन। ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, कह रहे आइसोक्विनोलिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज आइसोक्विनोलिन रिंग। भाई तुमने पढ़ी है, देखो क्विनोलिन रिंग तो बच्चों हमारी ऐसे होती है ना, ये तो क्विनोलिन रिंग होता है। क्विनोलिन जैसे कि सिनकोना में भाई क्विनोलिन रिंग है। एक होता है आइसोक्विनोलिन रिंग, ये वाला तो सेम होता है, दूसरा ना इस नाइट्रोजन को उठा के यहाँ पर रख दो बस तुम, ठीक है, ये आइसोक्विनोलिन होता है ना। ठीक है, तो देखो बेंजीन रिंग तो है, दूसरा रिंग कौन सा है तुमने पता होना चाहिए, है ना। दूसरा है देखो ये वाला रिंग, अब बताओ कौन सा है। एक तो बेंजीन है सभी को पता है, तो यहाँ पर देखो बेंजीन ही नहीं है तो इसे हटा दो भाई, एक तो बेंजीन रखनी है हमने, वो फ्यूज है। पैराजोल नहीं है, पायरोल नहीं है, पायरिडीन रिंग के साथ में हमारी बेंजीन फ्यूज हो रखी है। ओके, कह रहा फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम, तुम्हारा फेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी, जब तुम सिस्टम पढ़ते हो वहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, है ना, नोज, फिर आपका जो है ये फेरिंग नोज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, सेल्वेरी सब पढ़ते हो। तो फेरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, हार्ट पायलट से था हायोइड बोन तक, ओरल कैविटी से इसोफेगस, इंटरनल नेयर से क्रिकॉइड कार्टिलेज, एक्सटर्नल नेयर से लेके एपिग्लोटिस तक। तो कहाँ तक जाता है बच्चों ये, इंटरनल नेयर से लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज। ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे फेरिंग्स बच्चों एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है, कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रही होती है किसको, नेजल कैविटी वाई इंटरनल लेयर टू लैरिंग्स, इट देन कंटिन्यू बिलो द लैरिंग्स टू क्रिकॉइड कार्टिलेज वेयर इट ट्रांजिशन इनटू इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट सर्विस टाइप ऑफ फिल्टर इज प्राइमरली यूज इन लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट टू ट्रैप एयरबोर्न पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए। जो तुम्हारे लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स है वहां पर कौन से फिल्टर यूज कर रहे हो बताओ, सैंड फिल्टर, चारकोल, मेम्ब्रेन, हैपा। तो भाई हमने तो यहाँ पर क्या यूज करना है, हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हमारे हैपा फिल्टर्स जो होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4।
अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी इडीमा ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवस्कुलर बेड इज एक्सप्लेन्ड बाय, है ना। तो इसके लिए आपको ये हाइपोथेसिस लिखी हुई है 4, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्लिंग, फ्लेमिंग, लेविस और रोलिंग, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा स्टार्लिंग। ओके, नेक्स्ट है क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट। भाई क्लोव, हमारा क्लोव हिंदी में बोलते हैं लौंग। सोर्स क्या है, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, फैमिली कौन सी है, मिर्टेसी क्लोव की, है ना। क्लोव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्लोव जो है इसका प्लांट का मतलब कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर बड होता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन 2 फ्लावर बड से ऑब्टेन करते हैं हम क्लोव को, तो इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट कैस्ट्रोइल, कैस्ट्रोइल को बच्चों रिसिनस ऑयल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, रिसिनस ऑयल। सोर्स क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस, फैमिली है यूफोरबिएसी। तो कैस्ट्रोइल जो है इसमें क्या है, लिनोलिक स्टीयरिक पामिटिका, रिसिनोलिक, रिसिनस ऑयल से क्या याद रखोगे, रिसिनोलिक एसिड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर है तुम्हें फॉर अपॉइंटमेंट एज ए ड्रग इंस्पेक्टर एज पर 1993 अमेंडमेंट की बात हो रही है बच्चों। बताओ, क्या डिग्री चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी डिग्री इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी, डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बताओ भाई, डिप्लोमा वाले चाहिए क्या, एलिजिबल होते हैं क्या, क्या लग रहा है आंसर, तो ऑप्शन यही लग रहा है हमें। तो डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन द बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड मेनली एज, अब तुम्हारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में बच्चों, किसकी फॉर्म में, सेलुलोज नहीं होता बच्चों, लैक्टोज नहीं है, स्टार्च नहीं है, ये है तुम्हारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट्स में जो होता है स्टोर होता है फूड, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। व्हाट इज द बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ रैट केज पाउच कोल्ड। अबे क्या क्वेश्चन है, गोनाडोट्रोफ कार्सिनोमा, कैरियोफैरिंजियोमा, सोमैटोट्रोफ कार्सिनोमा, या कशिंग्स सिंड्रोम। तो भाई आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्या, क्रेनियोफैरिंजियोमा, क्रेनियोफैरिंजियोमा है भाई ये। ठीक है, व्हाट इज द बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ रैट केज पाउच। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लो भाई, क्या चीज़ है ये। देखो, क्रेनियोफैरिंजियोमा कह रहे हैं ये स्लो ग्रोइंग बिनाइन ब्रेन ट्यूमर होता है जो ओरिजिनेट होता है बच्चों कहाँ से, फ्रॉम द एपिथेलियल रेमनेंट्स ऑफ रैट केज पाउच, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया क्रेनियोफैरिंजियोमा। अभी और ऑप्शन है, गोनाडोट्रोफ कार्सिनोमा कह रहे हैं टाइप का मैलिग्नेंट पिट्यूटरी ट्यूमर होता है दैट प्रोड्यूस एक्सेस गोनाडोट्रोफिन्स, प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है ओवरीज को या टेस्टिस को। ठीक है, तो ये हो गया गोनाडोट्रोफ का कार्सिनोमा हो गया, एक्सेस गोनाडोट्रोफिन्स प्रोड्यूस होंगे। सोमैटोट्रोफ कार्सिनोमा, इसमें ओवर प्रोडक्शन तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन का हो जाएगा, ये भी क्या है, पिट्यूटरी टाइप ट्यूमर होता है। ओके, और कशिंग्स सिंड्रोम अपना हार्मोनल डिसऑर्डर है जहाँ पर एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है मॉलिस टेस्ट, इट इज़ अ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द। देखो बच्चों, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, सबसे पहले क्या करना है हमें, मॉलिस टेस्ट करते हो। क्या करते हो बच्चों, मॉलिस टेस्ट, है ना। इससे हमें पता लगेगा हमारा सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, तो मॉलिस टेस्ट तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो इन्होंने दे ही दिया। अभी तुम्हें रिएजेंट पता होना चाहिए। कह रहा चेरी रेड कलर रिसोर्सिनोल के साथ में, चेरी रेड कलर देता है कौन, हमारा फ्रक्टोज के लिए, कीटो हेक्सोज के लिए मैंने तुमको बताया था सैलिवानोफ टेस्ट, फ्रक्टोज चेरी रेड कलर देता है, तुमने पढ़ा होगा, है ना।
तो ये तो कीटोहेक्सोज के लिए सेलिवनोव्स टेस्ट का रिएजेंट दिया हुआ है भाई हमारे। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ये तुम्हारे बेनेडिक्ट ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट में होते हैं। वॉलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद अल्फा नेफ्थोल या ब्लू कलर विद आयोडीन, तो यहाँ पर मोलिस टेस्ट में अल्फा नेफ्थोल यूज होता है बच्चों। वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा किसके साथ में, अल्फा नेफ्थोल के साथ में। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट हो गया। चेरी रेड कलर रिसोर्सिनोल के साथ में मैंने तुमको बता दिया सेलिवनोव्स टेस्ट है जो कीटोहेक्सोज के लिए है, तुम्हारा फ्रक्टोज के लिए। रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड के किस में बनते हैं बच्चों, कह रहे रेड या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के Cu2O। ये रिजल्ट होता है बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट विच आर यूज्ड टू रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करते हैं जैसे तुम, ओके। और ब्लू कलर आयोडीन के साथ में देते हैं हमारा ये स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड्स के लिए होता है ना, जैसे कि स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट कहते हैं, ओके। स्टार्च आयोडीन के साथ में ब्लू कलर दे रहा है, ओके। आयोडीन टेस्ट कह रहे हैं फॉलोइंग इज अ की रीजन इलास्टोमेरिक क्लोजर्स आर वाइडली यूज करते हो पेरेंटल प्रेपरेशंस में। इलास्टोमेरिक प्रेपरेशंस को वाइडली यूज करा जाता है किस रीजन की वजह से, कह रहे हैं डिजोल्व रेडली इन एक्वस व्हीकल एंड एक्ट एज स्टेबलाइजर, कैन बी इजिली पेनिट्रेट बाय हाइपोडर्मिक नीडल्स एंड रीसील आफ्टर विड्रॉल, अलो कंट्रोल डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू कंटेनर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, डिजाइन टू केमिकली रिएक्ट विद बफर एंड प्रिजर्वेटिव फॉर बेटर कंपेटिबिलिटी। तो क्या लग रहा तुम्हें, इलास्टोमेरिक क्लोजर्स तुम जो यूज करते हैं हम पेरेंटल प्रेपरेशंस में, इन चारों में से तुम्हें कौन सा लग रहा सही। देखो भाई, कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक नीडल्स एंड रीसील आफ्टर विड्रॉल, यही करेक्ट लग रहा है इन चारों में से ना, ऑप्शन 2 जो कि हमारा करेक्ट है। कह रहे इलास्टोमेरिक क्लोजर्स तुम्हारे जो होते हैं ओफन किस के बने होते हैं, रबर के या सिलिकॉन के, कॉमनली यूज करते हो वायल्स में और अदर पेरेंटल कंटेनर्स में। क्यों, क्योंकि दे कैन बी इजिली पास्ड बाय हाइपोडर्मिक नीडल से तुम उसको आसानी से पर्स कर पाओगे टू विड्रॉ, ताकि तुम अपनी मेडिकेशंस को विड्रॉ कर सको एंड देन रीसील द टू मेंटेन स्टेबिलिटी आफ्टर यूज, है ना, ताकि वो दोबारा से रीसील हो जाए, हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, है ना। जैसे कॉमन नेम ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, भाई रोचेले सोल्ट होता है, कार्नेलाइट, इप्सम सोल्ट तो मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ा होगा तुमने, ये रोचेले सोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, भाई विटामिन B12 साइनोकोबालामिन एंड विटामिन B9 फोलिक एसिड, इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन के तो भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन के याद रखना है ना। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है ना, सिंपल। विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन C तो स्कर्वी करा देगा, स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से, है ना। और कोलाजन की सिंथेसिस के लिए हमारा विटामिन C जरूरी होता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए होता है हमें, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो, ठीक है। इसकी सारी बातें याद रखना, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे विटामिन। और यहाँ पर हो गया ऑप्शन 3 विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग इज द मेन क्लिनिकल यूज ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स का मेन क्लिनिकल यूज बताइए। लॉन्ग टर्म सीजर की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करोगे, डे टाइम एंजाइटी के रिलीफ के लिए, जनरल अनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए, या क्रोनिक इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए। तो इन्हें एज अ इंड्यूसिंग एजेंट यूज करा जाता है बच्चों, जनरल अनेस्थीसिया को इंड्यूस कराने के लिए, क्योंकि ये हमारे क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स है ना, तो ये एज अ इंड्यूसिंग एजेंट यूज करे जाएंगे। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज कंजेनिटल प्योर रेड सेल एप्लाजिया है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइलोथीसिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। तो भाई ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, कंजेनिटल प्योर रेड सेल का एप्लाजिया हो जाता है, ओके। उसी को तुम बताते हो ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। कह रहे ये जो सिंड्रोम है DBA बोल देते हैं हम इसको, रेयर जेनेटिक कंडीशन होता है जहाँ पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ RBCs प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। कंजेनिटल प्योर रेड सेल एप्लाजिया रेफर टू फैक्ट दैट दिस कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ,
कंजेनिटल का मतलब होता है कोई भी कंडीशन तुम्हारी बाय बर्थ ही प्रेजेंट है, तब हम कंजेनिटल वर्ड यूज कर देते हैं ना। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, जो सस्पेंशन बना रहे हो, कैलामाइन लोशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, पैरासीटामोल का सस्पेंशन है, क्याओलिन का मिक्सचर है। केमिकल रिएक्शन से बनाएंगे भाई हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कब बनता है? जब मैग्नीशियम सोल्ट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्रिएटिंग अ सॉलिड पीपीटी सस्पेंडेड इन द लिक्विड। दिस रिएक्शन इज अ बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स या लैक्सेटिव्स, है ना। तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन ही तो होता है बच्चों, 7.5 से 8% हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। नेक्स्ट देखो, जेनरिक नेम ड्रग का इज ऑल्सो नोन एज, जेनरिक नेम जो होता है, देखो बच्चों प्रोप्राइटरी नेम तुम्हारा ब्रांड नेम होता है, इसको ट्रेड नेम भी बोलते हो। जेनरिक नेम जो होता है हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, याद रखना आपने, नॉन प्रोप्राइटरी नेम तुम्हारा जेनरिक नेम होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर प्राइमरी ड्यू टू, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताना भाई तुमने, तो तुमने पढ़ी है इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, है ना। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल्स बोल दो बच्चों, या फिर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी किस किस वजह से होती है ना। तो इंटरेक्शन विद एंजाइम्स इन द बॉडी, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 तुम्हारा हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिग्रेडेशन बाय लाइट एंड टेम्परेचर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन इन्वॉल्व हीटिंग, थायोफिन बनाना भाई तुमने लेबोरेटरी में कैसे बनाओगे? सोडियम बेंजोएट हीट करो, किसको हीट करोगे? सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, अनिलीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सक्सिनेट विद फास्फोरस ट्राई सल्फाइड या एस्टाइलिन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम करेंगे सोडियम सक्सिनेट जो होता है उसको फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड के साथ में हीट करेंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? थायोफिन बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट है। क्या थायोफिन हमारा 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें कि थायो वर्ड हमें पता ही है सल्फर के लिए है। वन कॉमन मेथड लेबोरेटरी प्रेपरेशन जो इसकी है उसमें हम हीट कर रहे होते हैं किसको? सोडियम सक्सिनेट जो कि एक सोल्ट होता है, किसके साथ में? फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ में सोडियम सक्सिनेट को हीट करना है, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये क्या है? एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है, इफेक्टिवली फॉर्मिंग द थायोफिन रिंग स्ट्रक्चर इससे बन जाती है ना बच्चों। देखिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज नहीं आता, आसपास की चीजें आ जाती हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। कह रहा है कह रहे अच्छा क्यूक्यूमीकिनोसाइड्स एफ इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, कुकुम्बर से, मरीन एल्गी से, मरीन के स्पॉन्ज से, कोरल से। भाई क्यूक्यू है ना, क्योंकि इसके जैसा लग रहा है, सी कुकुम्बर के जैसा, तो ऑप्शन बच्चों फर्स्ट वाला ही ऑप्शन 1 करेक्ट है। फार्माकोग्नोसी वाज ओरिजिनली नोन एज, फार्माकोग्नोसी को शुरुआत में क्या कहा गया था? फार्मेसी कहा, मटीरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी, बॉटनी। भाई बॉटनी अलग है, कोलॉजी अलग है, हमारी फार्मेसी अलग है, मतलब फार्मेसी है लेकिन फार्माकोग्नोसी को शुरुआत में मटीरिया मेडिका कहा था, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच एंटीएमेटिक बिलोंग टू H1 एंटीहिस्टामिनिक क्लास से बिलोंग करती है? देखो मीक्लोजिन, एटिनोलोल तो भाई तुम्हारा बीटा का ब्लॉकर है, इसे तो हटा दो, बीटा ब्लॉकर है। ग्रैंड सिट्रोन, सिट्रोन, ऑन्डेन सिट्रोन, ये ग्रैंड सिट्रोन, सिट्रोन वाले क्या है तुम्हारे? 5-HT3 के एंटागनिस्ट है, 5-HT3 के एंटागोनिस्ट होते हैं, है ना। सिसेप्राइड, मोसेप्राइड, ये 5-HT4 के एगोनिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर H1 एंटीहिस्टामिनिक है और एंटीएमेटिक है मिक्लोजिन, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ओके, कीसम्स फोर्स और ऑल्सो नोन एज, कीसम्स 4 को क्या कहोगे? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कहोगे, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। कीसम्स फोर्स जो होते हैं बच्चों इन्हें हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तुम्हारे क्या होते हैं? कीसम फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? कीसम फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। भाई देखो ये तो हो गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को क्या बोलते हो? कीसम फोर्सेस। कीसम फोर्सेस या कीसम इंटरेक्शन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों बिटवीन 2 मॉलिक्यूल दैट बोथ है परमानेंट डायपोल, है ना। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हमने क्या कहते हैं? कीसम फोर्सेस, याद रखना। और ये जो है एक डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन को डिबाई फोर्सेस कहते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए हैं।
है ना, जो आना चाहिए जीपैट में, है ना। चलो भाई, इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 अ नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेद सिद्धा यूनानी की जो बुक्स होती हैं वो तुम्हारे कौन से शेड्यूल में आती हैं। तो हमारा जो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, है ना, तो ये तुम्हारा फर्स्ट, एक तो शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल टू द रूल्स तुमने पढ़े हैं, है ना, तो वहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो होता है उसमें हमारी बुक्स आती है, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी की किताबें आती हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा फास्ट शेड्यूल। कह रहे हैं व्हेन ट्रीट करोगे नाइट्रस एसिड, कह रहे हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमीन फॉर्म विच द फॉलोइंग। नाइट्रस एसिड के साथ में एलिफेटिक प्राइमरी अमीन क्या बनाती है? अल्कोहल, ईथर, डायजोनियम सोल्ट से कीटोन्स बच्चों। तो कह रहे हैं कि अल्कोहल बनेगा, नाइट्रस एसिड के साथ में प्राइमरी अमीन क्या बनाती है? अल्कोहल बनाती है। कह रहे हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड के साथ टू प्रोड्यूस अनस्टेबल डायजोनियम सोल्ट बनेगा विच देन क्विकली डिकम्पोज जनरेट अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। ओके, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना। बताओ, हाईली पोटेंट ड्रग रिक्वायरिंग एक्यूरेट डोजिंग, जिसको भाई बहुत ही पोटेंट ड्रग है, एक्यूरेट डोजिंग चाहिए, तो उसको एज अ बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज तुम बनाओगे? बिल्कुल नहीं। हार्मोनल साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। इंजेक्टेबल स्टीराइल प्रेपरेशंस, तो ये तो इंजेक्टेबल है, ये भी नहीं। नॉन पोटेंट सब्सटेंस, जैसे कि तुम्हारे लैक्सेटिव्स के लिए तुम जो है ये फॉर्मुलेशन बना सकते हो बल्क पाउडर वाली, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 वाला करेक्ट है। टायरोसिन सर्व एज द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए तो नहीं है, बाइल सॉल्ट्स फैटी एसिड्स के लिए नहीं। कैटेकोलामिन्स करेक्ट हो जाएगा हमारा ना। बाकी थायरोक्सिन भी टायरोसिन से डिराइव होता है तुम्हारा, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, है ना। तो यहाँ पर तो है कैटेकोलामिन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 है। ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि तुम्हारा वैसोप्रेसिन, है ना। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं बच्चों, जो ये बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ये तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। तो उसमें मैंने तुमको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन 2 बताए हैं, दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं बच्चों, याद रखना, दोनों ही क्या है? नोना पेप्टाइड है। ये देखो क्वेश्चन अभी बना हुआ है, ये भी आपके एग्जाम के, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ नेम, एग्जाम की क्वेश्चन है ना, हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम की। तो यहाँ पर जो है नोना पेप्टाइड है दोनों ही। एक बार पहले ये क्वेश्चन बना था ESIC 2019 में पूछा गया था मेरे हिसाब से, है ना। उसमें ऐसे था कि जो इस तरीके से था कि नोना पेप्टाइड, इसमें से कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, इस तरीके से था। तो उसमें ऑप्शन तुम्हारा क्या था? वैसोप्रेसिन दे रखा था, है ना। तो यहाँ पर ये जो है नोना पेप्टाइड हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। रेंज HLB वैल्यू, HLB स्केल एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए, भाई HLB स्केल हमारा इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 वेटिंग एजेंट्स की होती है बच्चों, है ना। डिटर्जेंट्स की कितनी होती है HLB वैल्यू? डिटर्जेंट्स की 13 से 15 होती है। सोल्यूबिलाइजिंग 16 से 18, सोल्यूबिलाइजिंग एजेंट्स की 16 से 18 याद कर लो, क्योंकि सोल्यूबिलाइजिंग में 16 आ रहा है ना, 16 से 18। डिटर्जेंट्स की 13 से 15, वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9 बताई। और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग, एक वाटर इन ऑयल, है ना। इनकी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब कि ना 8 से 16 कहीं आपको 8 से 18 मिलेगा, लेकिन हम तो अपना 8 to 16 याद कर लेंगे, 3 to 6 याद कर लेंगे। एक कम ज़्यादा याद रखना, एक कम होगी ज़्यादा होगी, है ना। क्या बच गया? जो एंटी फॉर्मिंग तुमसे पूछा है बच्चों, तो ये 1 से 3 या फिर 0.5 से 3, थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का ना तुम्हारा वेरिएशन तुम्हें मिल जाता है। तो ये 1 से 3 तक याद कर लो। यहाँ पर जो कि तुम्हें ऑप्शन में फर्स्ट में 1 से 3 दिया हुआ है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स क्या चल भी वैल्यू। ओके, डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी डोज फॉर्म इन द हॉस्पिटल टेकन बाय द, है ना। तो कोई भी डोज फॉर्म को मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन जो होता है उसके बारे में क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी, गवर्निंग बॉडी, फार्मासिस्ट या एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड गवर्निंग बॉडी दोनों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल है प्राइमरी सोर्स, ड्रग इन्फॉर्मेशन के सोर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। तो प्राइमरी में तो देखो ये फार्माकोपिया टर्शरी में आएंगे बच्चों, है ना। और ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी टर्शरी में आती है, और इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम आपके सेकेंडरी में आते हैं। ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स प्राइमरी में आएंगे बच्चों। ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट, प्राइमरी में ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके,
फॉलोइंग डोज फॉर्म डज नॉट रिक्वायर स्टरलिटी कंडीशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। स्टरलिटी कंडीशन की रिक्वायरमेंट किसे नहीं है बच्चों? ऑप्थेल्मिक्स के लिए बिल्कुल जरूरी है, इंजेक्टेबल्स के लिए भी है, नेजल के भी, लेकिन टैबलेट्स के लिए जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। प्रिंसिपल ऑन विच सिल्वर सन मिक्सर होमोजेनाइजर कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? कन्वेक्टिव मिक्सिंग, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, लैमिनार मिक्सिंग होती है। इसमें हाई शेयर मिक्सिंग होती है बच्चों, हाई शेयर मिक्सिंग है ना, जो कि लैमिनार का तो बिल्कुल अपोजिट ही है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे? डिसइंटीग्रेटर से, होमोजेनाइजर से, रोटेरी डाई मेथड है, सिफ्टर। भाई रोटेरी डाई मेथड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 सिंपल सा करेक्ट। ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल कह रहे इन ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल यूज ऑफ कंप्यूटर, प्राइमरली कंप्यूटर को यूज करोगे, बताओ। एलिमिनेट नीड फॉर एक्सपायरी डेट ट्रैकिंग, मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन बाय सिग्नलिंग, रीऑर्डर, इंक्रीज मैनुअल स्टॉक वेरिएशन या वेरिफिकेशन, या रिड्यूस नीड फॉर सप्लायर डिटेल, है ना। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन बाय सिग्नलिंग रीऑर्डर्स। ओके, इन अ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन रिक्वायरमेंट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिनल रिक्वायरमेंट किसकी प्रेजेंस में होती है, बताओ? हॉस्पिटल के नर्स, फार्मासिस्ट, फिजिशियंस या बोर्ड मेंबर्स। तो ये हमारे हो जाएंगे जो है फार्मासिस्ट। ओके, फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन स्पेशली ट्रेंड होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं, रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड एक्यूरेट प्रेपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिकेशंस। जबकि नर्स क्या करती है? मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करती है, फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं भाई दवाइयों को। ओके, एक्चुअल प्रेपरेशन और कंपाउंडिंग फॉल्स अंडर स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज ओपनड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी मेडिकल सेंटर इन द ईयर 1962, 63, 65, 61, 1962, 63, 65 है, 61। तो 1962 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1, 1962। कह रहा फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज ओपन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Kentucky Medical Center in the year 1962. Which type of dressing is not a sterile surgical dressing? नहीं है बच्चों, स्टीराइल नहीं होती ये। हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोकोलोइड्स, गोज या फोम। तो गोज होती है ना, गोज, ये स्टीराइल नहीं होती, नॉन स्टीराइल होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मेजर डिसएडवांटेज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का मेजर डिसएडवांटेज क्या है भाई? कैन नॉट बी यूज इन स्मॉल हॉस्पिटल। भाई स्मॉल हॉस्पिटल में तो यूज करते ही हैं इसको, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम को। डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशंस, तो हाँ भाई इसमें डिले भी होता है। वैसे कह रहा लेक ऑफ फार्मासिस्ट सुपरवाइज, लेकिन फार्मासिस्ट तो भाई सुपरवाइज अच्छे से करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज मेडिकेशन एरर, तो यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट डायरेक्टली सुपरवाइज करो तो मेडिकेशन एरर के चांसेस तो कम होंगे वैसे, है ना। तुम्हारे फ्लोर स्टॉक के कंपेयर, जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है उससे कंपेयर कर लो तुम, मान लो तुम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मेजर डिसएडवांटेज क्या है? डिले हो जाएगा मेडिकेशन ऑब्टेन करने में बच्चों। ऑप्शन 2, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो होता है ये ओनली किसके लिए होता है? स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पेंस, इसमें ड्रग को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होता है इफेक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट के एब्सेंस में। ओके, can lead to possible delay in patients receiving their acquired medications. Okay, what kind of information is not typically found in a hospital? की फॉर्मुलरी में कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई? स्पेशल क्वेश्चंस तो होंगे भाई, कौन सी ड्रग तुम्हें किस तरीके से लेनी है, क्वेश्चंस तो होते हैं। अडल्ट की डोज भी होगी, जेनरिक ड्रग तो है इसमें, ब्रांड नेम, इस चारों में से ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हॉस्पिटल फॉर्मली प्राइमरी डिजाइन टू प्रमोट रेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज बाय फोकसिंग ऑन जेनरिक ड्रग पे फोकस होता है इसमें, और उनका क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, अडल्ट डोज, जेनरिक नेम, ऑल इसेंशियल क्लिनिकल डिटेल्स दैट हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रिस्क्राइब एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशंस सेफली एंड इफेक्टिवली एंड अर्थ हैज ऑलवेज फाउंड इन ए फॉर्मुलरी में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है ना। फॉलोइंग इज डाटाबेस यूज फॉर मॉनिटरिंग ड्रग इंटरैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए तुम्हारे डाटाबेस कौन सा है? मेडिफर है, मेडस्केप है, मेडलाइन या मेडसेफ है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है बच्चों मेडस्केप होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसिनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। इंसिनरेटर का प्रिंसिपल तुमसे पूछा है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, ड्राई हीट है, केमिकल है या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में तुम्हारा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आता है बच्चों, याद रखना, है ना। रेडिएशन ना कोल्ड मेथड में आता है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन तुम्हारा। केमिकल में जैसे गैसियस हो गया, है ना,
ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, मॉइस्ट स्टेलाइजेशन। तो इंसिनरेटर का प्रिंसिपल तुम्हारा ये ड्राई हीट हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हमारा इंसिनरेटर, फ्लेमिंग जो होता है ना, ये ड्राई हीट में आते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। करें इंसिनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन स्पेसिफिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबशन, है ना। इंसिनरेशन में क्या होता है, कंबशन, हाई टेम्परेचर इसमें यूज होता है, ऑफन एक्सीडिंग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इससे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बर्न्स हो जाएंगे कंप्लीटली टू ऐश, है ना। वेस्ट से कंप्लीटली ऐश की फॉर्मेशन हो गई, डेस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो ये तुम्हारा इंसिनरेटर में होता है बच्चों, जो कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। ओके, तो इतने क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।